अप्रैल 2023 में रूस ने एक ऐसा काम पूरा किया जिसने यूक्रेन में युद्ध की दिशा बदल दी। रूसियों को पता था कि ज़ापोरिज़्या ओब्लास्ट अगली बड़ी लड़ाई का केंद्र बनेगा और इसी वजह से उन्होंने वहां यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देखी गई सबसे लंबी रक्षा पंक्ति बनाई। करीब 800 किलोमीटर लंबी बहुस्तरीय किलेबंदी, टैंक रोधी खाइयां, कंक्रीट के ड्रैगन टीथ, जिगजैग खाइयां और घने बारूदी सुरंग क्षेत्र। इसे सुरोविकिन लाइन कहा गया उस रूसी जनरल के नाम पर जिसने इसे डिजाइन किया था। उस समय पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों ने नाटो के आधुनिक उपकरणों के खिलाफ इन पुरानी रक्षा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर संदेह जताया था। लेकिन उसी साल जून में जब यूक्रेन ने जर्मन लेपर्ड टैंकों और अमेरिकी ब्रैडली वाहनों के साथ अपना जवाबी हमला शुरू किया तो जो अकल्पनीय था वह हो गया। रूसी रक्षा व्यवस्थाएं सब कुछ रोकने में सफल रहीं। यूक्रेनियनों को तोड़ने में कई महीनों की भीषण लड़ाई लगी। सिर्फ पहली पंक्ति सुरोविकिन लाइन ने साबित कर दिया था कि अच्छी तरह से बनाई गई किलेबंदियां आज भी काम करती हैं। बस अब 2025 में नाटो कुछ असाधारण और कम से कम विडंबनापूर्ण कर रहा है। वह रूसी रणनीतियों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ कर रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इस ऐतिहासिक बदलाव का नेतृत्व कौन कर रहा है? छोटा सा लिथुआनिया, एक ऐसा देश जिसकी आबादी 3 मिलियन से भी कम है और जिसे बहुत से लोग नक्शे पर भी नहीं ढूंढ पाते। लेकिन रूस की सीमा पर वे जो बना रहे हैं वह चौंकाने वाला है। इस पर विचार कीजिए। लिथुआनिया की राजधानी विलनियस बेलारूस की सीमा से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर है। अब कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते हैं यह जानते हुए कि रूस की सहयोगी एक तानाशाही आपके दरवाजे पर ही मौजूद है और यूक्रेन पर हमले के बाद यह खतरनाक नजदीकी और भी ज्यादा डरावनी हो गई है। दशकों तक पश्चिमी विश्लेषक चेतावनी देते रहे कि रूस बाल्टिक देशों पर हमला करने की योजना बना रहा है। कई लोग इसे सिर्फ एक सिद्धांत मानते थे, लेकिन फरवरी 2022 के बाद यह एक आसन्न हकीकत बन गई। लेकिन आखिरकार बाल्टिक देश जैसे लिथुआनिया इतने असुरक्षित क्यों हैं? जवाब सीधा है, उनकी भौगोलिक स्थिति। वे लगभग चारों ओर से घिरे हुए हैं। रूस पूर्व में है, बेलारूस दक्षिण में है और नक्शे पर एक खास बिंदु है जो नाटो के रणनीतिकारों को रात भर जगाए रखता है, सुवाल्की कॉरिडोर। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच सिर्फ 65 किलोमीटर की एक पट्टी है। यही बाल्टिक देशों और बाकी नाटो के बीच एकमात्र स्थलीय संपर्क है। अगर रूस इस कॉरिडोर को नियंत्रित करता है तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पूरी तरह अलग थलग हो जाएंगे। सैन्य लोग इसे नाटो की अकिलीज हील कहते हैं। युद्ध सिमुलेशन दिखाते हैं कि अगर उचित सुरक्षा न हो तो रूस केवल 60 से 72 घंटों में बाल्टिक देशों पर कब्जा कर सकता है और यह नाटो की किसी भी महत्वपूर्ण मदद के पहुंचने से बहुत पहले हो सकता है। यहीं पर लिथुआनियाई लोगों के दिमाग में एक शानदार और विडंबनापूर्ण विचार आया। अगर रूसी रक्षात्मक रणनीतियां यूक्रेन में नाटो के खिलाफ इतनी अच्छी तरह से काम कर रही हैं, तो क्यों न वही रणनीतियां खुद रूस के खिलाफ इस्तेमाल की जाएं? लिथुआनिया की रक्षा मंत्री डोविलेस कालियेने ने अगस्त 2025 में घोषणा की, देश की सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजना रूस और बेलारूस के साथ पूरी सीमा पर 50 किमी गहराई वाला एक रक्षात्मक बेल्ट। लेकिन यह कोई साधारण परियोजना नहीं है। यह लगभग वही सुरोविकिन लाइन की एक सटीक प्रति है जो हमने आपको पहले दिखाई थी। बस इसे लिथुआनियाई भूगोल के अनुसार अनुकूलित किया गया है।
ये 3 सुरक्षात्मक परतें हैं जिनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। पहली परत खुद सीमा से शुरू होती है और 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह क्षेत्र है जहां वे दुश्मन को पहले रोकने की कोशिश करते हैं। 6 मीटर चौड़ी टैंक रोधी खाइयां टैंकों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक पीछे कंक्रीट के ड्रैगन के दांतों की घनी कतारें हैं। इनके बीच बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगों के खेत हैं जिनमें टैंक या सैनिकों के कदम रखते ही सुरंगें फट जाती हैं। यह करने के लिए लिथुआनिया ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बाहर निकल गया था जो एंटी पर्सनल माइंस पर प्रतिबंध लगाता था और इसके साथ ही वह इन्हें इस्तेमाल कर सकता था बिना नियमों को तोड़े। उन्होंने $58 मिलियन में 85,000 एंटी टैंक माइंस खरीदी। इसके अलावा उन्होंने $11 मिलियन की और माइंस भी खरीदी। मजबूत खाइयां और लड़ाई के ठिकाने इस पहली बाधा को पूरा करते हैं। दूसरी परत 5 से शुरू होती है, सीमा से 20 किलोमीटर दूर तक है। यह वह क्षेत्र है जहां वे पहली परत पार कर चुके लोगों को असंगठित करने की कोशिश करते हैं। विशाल गोदामों में टनों कांटेदार तार, कंक्रीट के ब्लॉक और टैंक रोकने के लिए धातु की संरचनाएं रखी जाती हैं। पुलों को इस तरह तैयार किया गया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें उड़ाया जा सके ताकि तेजी से आगे बढ़ने से रोका जा सके और अधिक खाइयों की लाइनें और किलेबंद ठिकाने पूरे किए जा सके। तीसरी परत सीमा से 20 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह अंतिम रक्षा क्षेत्र है। मुख्य सड़कों के किनारे पेड़ों को गिरा दिया जाएगा ताकि आक्रमणकारियों को खास रास्तों पर जाने के लिए मजबूर किया जा सके जहां उन पर आसानी से हमला किया जा सके। यह परत विल्नियस को तीसरी रक्षा पंक्ति के पीछे रखती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर परत का एक खास सैन्य उद्देश्य होता है। पहली परत शुरुआती हमले को रोकती और थका देती है। दूसरी परत उन सेनाओं को तोड़ती और अव्यवस्थित कर देती है जो आगे निकलने में सफल हो जाती हैं। तीसरी परत बचे हुए कुछ लोगों को उन जगहों की ओर भेजती है जहां उन्हें नाटो की सेनाओं द्वारा नष्ट किया जा सकता है जो मदद के तौर पर पहुंची हैं। लेकिन जानते हैं इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? एक पूरे देश को किले में बदलने की कीमत। क्योंकि लिथुआनिया अगले 10 सालों में 1 अरब 10 करोड़ यूरो निवेश कर रहा है। एक छोटे देश के लिए यह एक बहुत बड़ा निवेश है। वे पहले से ही देश की कुल उत्पादन का 5.5% रक्षा पर खर्च करते हैं, जो नाटो में सबसे बड़ी हिस्सेदारी में से एक है। इस परियोजना का पहला चरण 2028 तक चलेगा। लक्ष्य है कि 2030 से पहले बुनियादी रक्षा प्रणाली काम करने लगे, जब सैन्य विश्लेषक रूसी आक्रमण की संभावना जताते हैं। और लिथुआनिया इस प्रयास में अकेला नहीं है। जनवरी 2024 में लातविया, एस्टोनिया और खुद लिथुआनिया ने बाल्टिक रक्षा रेखा की घोषणा की। यह एक समन्वित परियोजना है जिसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है रूस और बेलारूस के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा को मजबूत करना। एस्टोनिया 60 मिलियन यूरो की लागत से 600 सशक्त कंक्रीट के बंकर बना रहा है। हर बंकर 152 मिलीमीटर की आर्टिलरी शेल के सीधे प्रहार को झेल सकता है, जो वही प्रकार की गोला बारूद है जिसका रूस सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। लातविया ने अपनी ओर से 5 साल में 300 मिलियन यूरो का निवेश किया है। ड्रैगन के दांत, टैंक रोधी खाइयां और इंजीनियरिंग उपकरणों का भंडारण। वहीं पोलैंड ने सबसे दक्षिण में सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई है जिसे ईस्ट शील्ड कहा जाता है। वह 2028 तक 700 किलोमीटर सीमा को मजबूत करने के लिए 2.4 बिलियन यूरो का निवेश कर रहा है। पोलिश परियोजना पारंपरिक भौतिक बाधाओं को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाती है, जैसे ड्रोन का पता लगाने वाले कैमरे, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और दुश्मन की संचार व्यवस्था को बाधित करने वाले उपकरण। लेकिन इतनी सारी निवेश के बावजूद यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ये किलेबंदी वाकई में काम करेंगी। आखिरकार इतिहास में इसके काफी विरोधाभासी उदाहरण मिलते हैं। प्रसिद्ध फ्रांसीसी मैजिनो लाइन 1940 में इसलिए असफल हो गई क्योंकि जर्मनों ने बस बेल्जियम के रास्ते से उसे पार कर लिया था। वहीं
रूसी सुरोविकिन लाइन ने बिल्कुल सही तरीके से काम किया 2023 में, कम से कम कुछ समय के लिए। यहाँ फर्क अहम है। नई बाल्टिक रक्षा पंक्तियों में किनारों पर कोई कमजोरियां नहीं हैं, ये पूरी सीमा को कवर करती हैं। एकमात्र असुरक्षित क्षेत्र सुवाल्की कॉरिडोर है, जो पोलैंड से जुड़ता है और जिसे पूरी नाटो द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन रक्षा तैयार करना एक बात है और उन्हें वास्तव में काम करना बनाना बिल्कुल अलग बात है। इसीलिए बाल्टिक योजनाकारों ने विस्तार से अध्ययन किया कि सुरोविकिन लाइन इतनी अच्छी तरह से क्यों काम की। जो जवाब उन्हें मिला वह चौंकाने वाला था। एक पुरानी सैन्य रणनीति, जिसे इलास्टिक डिफेंस कहा जाता है, कुछ इस तरह काम करती है। एक दीवार की तरह सीमित जगह पर हमले को रोकने की बजाय आप दुश्मन को थोड़ा अंदर आने देते हैं, लेकिन उसे लगातार थका देते हैं जब तक वह आगे बढ़ने लायक न रहे। सोवियतों ने 1943 में कुर्स्क की लड़ाई में जर्मनों के खिलाफ इस रणनीति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। रूसियों ने यूक्रेन में इस तकनीक को बेहतर किया। अब नाटो अपने ही दुश्मन से बचाव के लिए दुश्मन से सीख रहा है। यह एक असाधारण सैन्य स्थिति है। पश्चिमी गठबंधन सचमुच वही रक्षा रणनीतियां अपना रहा है जो रूसी हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब खुद रूस से बचाव के लिए। और ये किलेबंदी सिर्फ कंक्रीट और स्टील तक ही सीमित नहीं है। ये नाटो की रक्षा करने के तरीके में पूरी तरह से बदलाव का प्रतीक है। पहले नाटो एक रणनीति अपनाता था जिसे अग्रिम उपस्थिति कहा जाता था। यह इस तरह काम करता है, आप सीमा पर सैनिकों के छोटे छोटे समूह तैनात करते हैं। अगर दुश्मन इन समूहों पर हमला करता है तो इसका मतलब है कि पूरे नाटो के खिलाफ युद्ध अपने आप शुरू हो जाता है। यह मानवीय अलार्म जैसा था। इस रणनीति की समस्या है कि यह मानती है कि क्षेत्र अस्थायी तौर पर खोकर फिर से हासिल किया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन के उन क्षेत्रों में जो रूसियों द्वारा कब्जा लिए गए थे, जो हुआ उसे देखने के बाद बाल्टिक देशों ने तय किया कि यह अस्वीकार्य है। नई रणनीति को अग्रिम रक्षा कहा जाता है। इसका मतलब है हमले के पहले ही पल से क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करना, दुश्मन को 1 मीटर भी अंदर नहीं आने देना। जर्मन जनरल, जो लिथुआनिया में नई सेनाओं की कमान संभालेंगे, ने सरल तरीके से समझाया कि उद्देश्य जरूरी नहीं कि सीमा पर ही आक्रमण को रोकना हो, बल्कि जो हमला 60 घंटे में जल्दी खत्म हो सकता था, उसे 60 दिनों की धीमी और खूनी जंग में बदल देना। और यह इतना समय है कि नाटो अपनी सारी सेनाएं मदद के लिए भेज सके। अगर मदद की बात करें तो कुछ पहले से रास्ते में हैं। 5000 जर्मन सैनिक जो उच्च प्रशिक्षित हैं 2027 तक स्थायी रूप से लिथुआनिया में रहेंगे। इस मामले में जर्मनी प्रतिबद्धता दिखाने को तैयार है। ये 3 तत्व विश्वसनीय प्रतिरोध देते हैं और यदि आवश्यक हो तो इस देश के नाटो क्षेत्र की रक्षा के लिए तत्परता। दूसरा, विश्वसनीय, मजबूत और तैनात की जा सकने वाली सेनाएं प्रदान करना। तीसरा, यह भरोसेमंदी से जुड़ा है। हमारे सहयोगियों, हमारे साझेदारों और इस देश लिथुआनिया के लिए भरोसेमंद सेनाएं। और देखिए, वे वहां सिर्फ समर्थन दिखाने नहीं, बल्कि लिथुआनिया को सच में उनकी जरूरत है। सिर्फ 23,000 सैनिकों के साथ लिथुआनिया के पास इतना बड़ा रक्षा तंत्र चलाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। सीमा के दूसरी तरफ बेलारूस के पास 65,000 सक्रिय सैनिक और 3.5 लाख रिजर्विस्ट हैं। रूस पश्चिमी सैन्य जिले और कालिनिनग्राद में अलग अलग संख्या में सैनिकों को तैनात रखता है। युद्ध से पहले कालिनिनग्राद में 25,000 रूसी सैनिक थे। अब वहां अनुमानित 6 से 10,000 हैं, लेकिन वे सामरिक परमाणु हथियारों से लैस हैं। और नए हाइपरसोनिक मिसाइल्स ओरेस्निक, ये मिसाइलें स्थायी रक्षा प्रणालियों के लिए एक विशेष समस्या पैदा करती हैं। ये ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा तेज उड़ती हैं और वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम हैं। अगर इन्हें बेलारूस में तैनात किया जाए तो ये कमांड सेंटर्स गोला बारूद के भंडार और सैनिकों की भीड़ को निशाना बना सकते हैं।
जो रक्षा पंक्तियों के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी वजह से किलेबंदी केवल रणनीति का एक हिस्सा है। लिथुआनिया ने जर्मनी से 44 लेपर्ड 2 टैंक मंगवाए हैं, जो दुनिया के सबसे उन्नत टैंक हैं। इसके अलावा $7 मिलियन के इजरायली एंटी टैंक मिसाइल भी खरीदे हैं। और आर्टिलरी गोला बारूद का भंडार भी भर दिया गया है। सैन्य अभ्यास भी बढ़ा दिए गए हैं। अगस्त 2025 में लिथुआनिया ने लोबो फेरोज नामक अभ्यास किया। बेलारूसी सीमा के साथ साथ 350 सैनिकों और 50 सैन्य उपकरणों ने उन इलाकों की रक्षा करने का अभ्यास किया जहां आम नागरिक रहते हैं। और जब सैनिक प्रशिक्षण ले रहे होते हैं तब मशीनें भी काम कर रही होती हैं। भौतिक निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। 27 उपकरण भंडार बनाए जा चुके हैं। कंटीले तारों के भंडार, कंक्रीट के ब्लॉक और टैंक रोधी संरचनाएं गोदामों में इंतजार कर रही हैं। पहली टैंक रोधी खाइयां खोदी जा रही हैं। अब मुझे कहना होगा कि यह अस्वीकार्य है कि ये किलेबंदियां खतरे की प्रकृति को पूरी तरह बदल देती हैं। पहले अगर रूस नाटो के एक छोटे समूह पर हमला करता तो इसे एक गलतफहमी या दुर्घटना के रूप में पेश किया जा सकता था, लेकिन अब इन रक्षा व्यवस्थाओं को पार करने के लिए रूस को एक बड़ा और समन्वित सैन्य हमला करना पड़ेगा। और इन लाइनों को पार करने के लिए एक आक्रमणकारी केवल छोटी सी उकसावेबाजी नहीं कर सकता, उसे एक विशाल सैन्य अभियान चलाना पड़ेगा जिसमें टैंक, तोपखाना, विमान और हजारों सैनिक शामिल हों। इस तरह के अभियान से इनकार नहीं किया जा सकता या इसे कोई गलतफहमी नहीं बताया जा सकता। यह एक स्पष्ट और पूरी तरह से आक्रमण है। किलेबंदी किसी भी राजनीतिक संदेह को खत्म कर देती है। वे नाटो के अनुच्छेद 5 को लागू करने के फैसले को, जो कहता है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला है, और भी तेज और स्वचालित बना देती हैं। ये व्याख्या की गुंजाइश को खत्म करके जवाबी कार्रवाई की धमकी की विश्वसनीयता बढ़ा देती हैं। अगर ये रक्षा प्रणालियां योजना के अनुसार काम करती हैं तो इन्हें परखा भी नहीं जाएगा। मकसद हतोत्साहित करना है, न कि नष्ट करना। रूस को यह यकीन दिलाना कि कोई भी हमला उसे त्वरित जीत नहीं दिलाएगा, बल्कि पूरी नाटो के खिलाफ एक लंबी और खूनी जंग में बदल जाएगा। अब समय के खिलाफ दौड़ है। विश्लेषकों का अनुमान है कि सबसे बड़ा खतरा 2029 और 2030 के बीच होगा। और जब वह समय आएगा तो सभी संकेत हैं कि लिथुआनियाई रक्षा तैयार होंगी। जर्मन सैनिक पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे और बाल्टिक रक्षा रेखा भी पूरी तरह तैयार होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुरोविकिन रेखा ने दुनिया को सिखाया है कि आज भी किलेबंदी मायने रखती है। अब इस सबक के असली लक्ष्य खुद इसे अपने निर्माताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इतिहास विडंबना समझता तो यह उसकी सबसे बड़ी मिसालों में होती। और आपको इस रणनीति के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ये किलेबंदी एक संभावित रूसी आक्रमण को हतोत्साहित कर पाएंगी, या ये सिर्फ अपरिहार्य को थोड़ी देर के लिए टाल देंगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर यह सामग्री आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सैन्य विश्लेषण और भू राजनीति में भी रुचि है। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।